आभा ने दिन भर के काम खत्म किए। सुबह के नाश्ते के लिए आधी तैयारी अभी रात में ही करके रख ली। कपड़े प्रेस करके रख दिए, बर्तन साफ किए, किचन का सारा काम निपटाकर लाइट बंद करके अपना मोर्चा हॉल की तरफ बढ़ाया। हॉल का बिखरा सामान तो जैसे उसी की राह देख रहा था। देखकर इतनी चिड़चिड़ हुई कि कुछ कहा तो लड़ाई हो जाएगी, इसलिए उसने सब ठीक से रख दिया। कमरे दरवाजे बंद कर दिए और जब वह अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो लग रहा था जैसे कुछ रह गया। उसे देखा आभा 18 साल का लड़का विनीत शांत सो रहा है। उसे एक बार देखा और फिर वो सोने चली गई। आभा का पति प्रसाद, जो उसकी राह देखता, बेडरूम में किताबें पढ़ते बैठा था। आभा बेडरूम में आई और उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और आकर बेड पर लेट गई। प्रसाद ने उसे आते देख किताब बगल में रख दी। सारा काम निपटाते निपटाते उसे रात के 12 बज गए थे। आभा ने बगल में लेटे प्रसाद के हाथ पर अपना सिर रखा और वो सो गई। दिन भर की थकान और भाग दौड़ के कारण वो गहरी नींद में सो गई। ये देख प्रशांत को बहुत गुस्सा आया और बुरा भी लगा। अब तो यह सिलसिला रोज ही जारी रहा। आभा रात में तुरंत सो जाया करती। प्रसाद ने आभा को अपने से दूर किया और उसकी तरफ पीट करके सो गया, लेकिन आभा को इन सब की कल्पना तक नहीं थी। आभा सुबह 6 बजे उठी। उसने रोज की तरह सारा काम खत्म किया। बाप बेटे अपना अपना टिफिन लेकर चले गए। वो भी अपने ऑफिस के लिए निकली। आभा एक कंपनी में ऊंची पोस्ट पर थी। काम का प्रेशर, डेडलाइन, ये सब तो मानो उसकी जान ही ले रहे थे। फिर से ऑफिस से निकलते समय घर के खाने की तैयारी दौड़ भाग ही हो जाती है। आभा का यही रूटीन था। आज भी आभा रोज की तरह काम खत्म करके सोने के लिए अपने कमरे में आ गई। प्रसाद उसकी राह देख रहा था और ये आभा को अच्छी तरह से पता था, लेकिन उसके प्यार को प्रसाद देने से की इच्छा और ताकत दोनों ही में ही नहीं थी। वो आज भी बेड पर लेटते ही पीट करके सो गई। प्रसाद को बहुत बुरा महसूस हुआ। आखिर क्या परेशानी है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले की उत्साही आभा कहीं खो सी गई थी, मुझसे बेइंतहा प्यार करने वाली, मैं ऑफिस से चाहे कितनी भी देर से क्यों ना हो पर मेरा इंतज़ार करने वाली, मेरे लिए तैयार होकर बैठने वाली, वो मेरी आभा कहीं खो सी गई है। प्रशांत को सब समझ आ रहा था, लेकिन अगर बात निकाली तो लड़ाई होगी, इसलिए वो चुप बैठ जाता था। लेकिन आज उसने सोच रखा था कि आभा पीट करके सो गई। उसने उसे पास लेने की कोशिश की। उसने उसे प्यार से स्पर्श किया, पर कोई प्रतिसाद नहीं। फिर भी वो फिर उसे लगा जैसे वो किसी मरी हुई गुड़िया के साथ प्यार जताने की कोशिश कर रहा है। उसे उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी थी, लेकिन एक पति पति के रिश्ते में जो अपनापन होता है, जो निकटता होती है, उसे वो साधने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आभा मरे हुए इंसान की तरह पड़ी हुई थी। कोई फ़ायदा नहीं। प्रशांत को बहुत बुरा लगा। वो गुस्से से लाल हो गया। उसने उसे वैसे ही छोड़ दिया और उठकर कमरे की लाइट लगाई। आभा, मुझसे तुमसे कुछ बात करनी है। आभा सोई नहीं थी, वो सब कुछ अनुभव कर रही थी। बीते 15-20 मिनट प्रशांत ने की हुई कोशिश ये भी उसे समझ आ रही थी और वो उसे प्रतिसाद नहीं दे सकती थी, ये भी उसे समझ आ रहा था। उसने टेबल लैंप लगाया और उठकर बैठ गई। इतने दिनों से प्रसाद ने रोकी हुई सहन शक्ति का बांध आज टूटने वाला था। प्रशांत का ये शांत स्वभाव का व्यक्ति था, पर अपनी पत्नी से होने वाली उम्मीद ये पूरी हो, ये उसकी इच्छा थी। उसने कभी उसे किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ने दी। समय समय पर वो अपने प्यार को जताता रहता था। उसके लिए गिफ्ट लाना, उसे मान सम्मान देना, विशेष दिन याद रखना, ऐसे सब कुछ करता था। उसने उसे ऑफिस का काम अच्छे तरीके से और लगन से करते बने, इसलिए उसे काम वाली भी रख रखी थी। उसे समय देने के लिए उसने अपने काम का नियोजन भी बड़े अच्छे ढंग से कर रखा था। फिर गलती कहाँ हुई, ये सोच सोच कर पागल होने की नौबत आ गई थी। बहुत देर शांत रहने के बाद, बहुत सोचने के बाद आभा प्रशांत से कहने लगे, प्रशांत, मैं नहीं जानती मुझे ऐसा क्यों हो रहा है। मुझ में भी तुम्हारे लिए उतनी ही भावनाएं हैं। मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ, या शायद उससे भी ज़्यादा। पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे भी लगता है कि दूसरों की तरह अपना भी जीवन सुखी हो, पर मुझे तुम्हें वो वैवाहिक सुख देते नहीं बन पा रहा है। तुम पास आते हो तो अजीब सा होता है, चिड़चिड़ापन होता है और फिर तुम्हें भी बुरा लगता है और मुझे भी। आभा का गला भर आया था। मैं समझ पा रही हूँ इस बात को, मैंने सारी सीमाएं पार कर दी है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे भी तकलीफ़ होती है। मेरे मन में तुम्हें खोने का डर घर कर जा रहा है, लेकिन मेरे पास इन सब का कोई विकल्प नहीं है। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मैं सो गई थी।
प्रशांत ने जब आभा को रोता देखा और उसे होने वाली तकलीफ को महसूस किया तो उसे भी बुरा लगने लगा। उसने खुद को भी शांत किया और आभा को उसने आभा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहने लगा कि तुम पहले रोना बंद करो। कोई तकलीफ़ हो रही है क्या? ऑफिस का कोई टेंशन है क्या? ऐसा कुछ है क्या जो तुम मुझे बता नहीं सकती? आभा सिर्फ उसकी तरफ देखे जा रही थी क्योंकि इन सवालों के जवाब खुद उसके पास भी नहीं थे। वो फिर रोकर कहने लगी कि नहीं प्रशांत, ऑफिस का टेंशन तो हमेशा ही रहता है, पर उस कारण ऐसा कुछ होगा ये मुझे नहीं लगता है। और अगर तकलीफ़ कहूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे हो क्या रहा है। इसलिए मैं तुम्हें बताऊँ तो क्या बताऊँ, मुझे खुद अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। मेरे मन में ना मतलब ना कहीं है, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मेरे मन में इच्छा होती है प्रसाद, लेकिन पता नहीं क्यों आभा उससे उसके अंदर चल रही कशमकश समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी और प्रसाद के पास भी इन सब का कोई जवाब नहीं था। वो आभा से बोला, जाने दो, सॉरी आभा, अब तुम सो जाओ, सुबह बात करेंगे। बेकार में मेरी भी चिड़चिड़ हो गई है। मैं भी छुट्टी लेता हूँ, तुम भी छुट्टी लो। इस पर कोई ना कोई सलूशन ज़रूर निकालेंगे क्योंकि तुम्हें होने वाली घुटन अब मुझे भी सहन नहीं हो रही है। आभा की आंखों में पानी आ गया था। मुझे कुछ हो तो नहीं गया ना? ठीक हूँ ना प्रशांत? मैं भी छुट्टी लेती हूँ, देखते हैं आखिर ऐसा क्या हो रहा है। मुझे भी अपनी सुखी जीवन नहीं खोना है और ये अपने बीच का लड़ाई का परिणाम अगर विनीत पर पड़ा तो ये बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। प्रसाद भी उसकी बातों में से सहमत था। उसने लाइट बंद की और दोनों सो गए। सुबह आभा अपने तय समय पर ही उठी। आज ऑफिस जाना नहीं था, इसलिए सिर्फ विनीत की टिफ़िन तैयार करके रख दी। विनीत के जाने पर दोनों ने बहुत बात करने का तय किया था क्योंकि उसके सामने ऐसी बातें बहुत अजीब महसूस होती। विनीत जाने पर प्रसाद आभा से बोला, आभा तैयार हो जाओ, हम गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। आभा को समझ नहीं आ रहा था कि प्रशांत ऐसा क्या बोल रहा है। गायनिक के पास क्यों? आभा तुम चिंता मत करो, मेरा एक दोस्त गायनकोलॉजिस्ट है, हम उसके पास जा रहे हैं। मैंने उससे इस बारे में बात की, उसने हम दोनों को बुलाया है। शायद कोई उपाय निकल आए इन सब का। आभा अभी सोचे ही जा रही थी, पर यह सब कहीं तो रुकना ही चाहिए। ये सोचकर आभा तैयार हो गई। दोनों डॉक्टर के पास पहुंची। 3-4 पेशेंट के बाद दोनों अंदर क्लिनिक गए। काफ़ी प्रसिद्ध डॉक्टर थे वो। पेशेंट की भी काफ़ी भीड़ थी वहाँ। दोनों अंदर पहुँचे पर डॉक्टर ने उनकी तरफ देखकर हल्की सी स्माइल की। हेलो डॉक्टर। प्रशांत कहने लगा, डॉक्टर नहीं, सिर्फ कार्तिक। ओके ओके, प्रशांत हंसते हुए बोला, ये मेरी पत्नी आभा है और आभा ये मेरे कॉलेज फ्रेंड डॉक्टर कार्तिक है। हेलो डॉक्टर कार्तिक, बैठो बैठो। दोनों पति पत्नी कुर्सी पर बैठ गए। आभा बहुत टेंशन में थी और वह उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रही थी। कार्तिक ने पानी का गिलास आभा के सामने रखा और उसे पहले रिलैक्स होने के लिए कहा, देखो आभा, मैं डॉक्टर के साथ साथ प्रशांत का कॉलेज फ्रेंड भी हूँ, इसलिए तुम पहले रिलैक्स फील करो। हम एक डॉक्टर पेशेंट के रिश्ते से ही बात करेंगे। वैसे प्रशांत ने मुझे थोड़ा बहुत बता दिया है, पर अगर तुम बताओगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। आभा ने खुद को संभाला, माथे पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, डॉक्टर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मुझे हो क्या रहा है। मुझे कभी भी संवेदना नहीं होती है और उत्तेजना तो बहुत दूर की बात है, इसलिए इनकी बहुत चिड़चिड़ी होती है बात। अब तो हमारी कल लड़ाई भी हो गई, हमारा एक बेटा भी है और हमारी लड़ाई का उस पर कोई ना कोई असर होगा। बस मुझे इतना ही लगता है। अगर आपके पास इसका कोई सॉल्यूशन हो तो प्लीज़ बताइए। डॉक्टर ने आभा की तरफ देखा। वो अभी भी खुलकर बात नहीं कर पा रही थी। फिर डॉक्टर कहने लगे कि प्रशांत और आभा, मेरी बात ध्यान से सुनो। वैवाहिक जीवन में हर पति पत्नी में हर एक केस में समस्या एक जैसी लगती हो, फिर भी उसका निदान अलग अलग होता है। कुछ केस में स्त्रियों को संबंध की इच्छा नहीं होती है, इसलिए शादी के बाद शादी टिके रहे, इसलिए एक रोज का उपक्रम ऐसी नज़रों से दोनों के संबंध को देखती है। शादी के बाद पति का सुख और संतान की प्राप्ति, इन दोनों के लिए ही संबंध, बस ऐसा उसके मन में विचार होता है। अपना शरीर बस इन दो कामों के लिए उपयोग में लाना है, ऐसे उनके विचार होते हैं। ऐसे संबंधों में काम तृप्ति न होने के कारण उनके संबंध बनाने में कोई रुचि नहीं रह जाती है और इन सब का मूल कारण होता है इनकी मानसिकता। आज भी अपने समाज में औरतों को इन सब के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं होता। कई बार उनके मन में इन चीज़ को लेकर या तो रुचि नहीं होती या फिर डर रहता है। शादी के बाद अनिवार्य मानते हुए स्त्रियाँ संबंध में भाग लेती हैं और इसी को
फ्रिजिडिटी ऐसा कहते हैं। आभा, तुम्हारे एक वाक्य से मैं कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकता हूँ। तुम एकदम खुले दिल से बिना झिझक के बताओ, तुम्हें किस प्रकार से तकलीफ हो रही। डरो मत। कार्तिक ने प्रशांत की तरफ देखा। देखो आभा, मैं कुछ पूछूंगा, बस मुझे उस सही सही जवाब देना। आभा ने बस से हिलाया। तुम्हारी उम्र कितनी है? शादी को कितने साल हो गए हैं? लास्ट टाइम मासिक धर्म कब आया था? घर में कौन कौन है? तकलीफ कैसे हो रही है? पेट में दर्द, चक्कर आना, थकावट? आभा अपना पसीना पोंछते हुए बोली, मेरी उम्र 43 है। शादी के 20 साल हो गए हैं। घर में हम तीनों ही रहते हैं, मैं, प्रशांत और मेरा बेटा विनीत। आखिरी बार पीरियड्स आए थे। आभा अभी सोचते हुए प्रशांत की तरफ देखने लगी। शायद 6 महीने पहले। प्रशांत भी आश्चर्य होकर उसकी तरफ देख रहा था। डॉक्टर के माथे पर लकीरें पड़ गई थी। उसने आभा की तरफ देखते हुए कहा, कहने लगा, पक्का 6 महीने ही हुए हैं? प्रशांत, तुम्हें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है? इसी को मेनोपॉज कहते हैं, रजोनिवृत्ति। अरे पढ़े लिखे तुम, इसे कैसे अनदेखा कर दिया? कार्तिक का यह सवाल योग्य था। प्रसाद को मेनोपॉज ये पता था, पर अपनी पत्नी की ये स्टेज आ गई, ये मुझे पता तक नहीं था। इस बात का उसे बुरा लग रहा था। आभा और प्रसाद एक दूसरे की तरफ देखी जा रहा था। आभा कहने लगी कि हाँ, शायद मेनोपॉज ही होगा। रोज की भाग दौड़ में पीरियड आए या नहीं, ये शंका मेरे मन में आई ही नहीं। कुछ साल पहले हमने फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन करवा लिया था, इसलिए मासिक धर्म मिस हो गई या प्रेगनेंसी, इस बारे में टेंशन लेना या कभी सोचा ही नहीं। प्रसाद बोला कि हाँ मैंने भी डॉक्टर के हाँ मैंने भी। डॉक्टर कहने लगे कि अरे वो सब तो ठीक है, पर अपनी उम्र क्या है और अपने पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो क्या यह ज़रूरी नहीं कि तुम्हें क्या क्या परेशानी होती है? पेशाब करते समय जलन, बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, हाथ पैर कमर दर्द, चक्कर आते हैं, हर चीज़ का आलस आता है। प्रशांत सिर्फ सुने जा रहा था। अपनी पत्नी को इतना कुछ हो रहा है और मुझे पता तक नहीं इस बात की। उसे बड़ी हैरानी हो रही थी। हाँ, इसी को मेनोपाज या रजोनिवृत्त कहते हैं। डॉक्टर कहने लगे, ये एक नॉर्मल बात है। यह औरतों में एक महत्वपूर्ण स्टेज है। इस स्टेज पर बढ़ती उम्र का एहसास होता है। बड़ी हुई या बाहर कहीं पढ़ाई लिखाई के लिए गए बच्चे, काम के कारण व्यस्त पति, या फिर इन सबसे महत्वपूर्ण मतलब मेनोपाज, और इन सब का असर स्त्री के ऊपर होता है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर खुद पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। इस उम्र में औरतें इतना बिजी हो जाती हैं कि उनके पास खुद के लिए समय ही नहीं होता है, और फिर हार्मोनल चेंज के कारण चिड़चिड़ापन, तेजपन, थकावट और वैवाहिक जीवन पर सबका असर आ ही जाता है। आभा और डॉक्टर प्रसाद की सारी बातों से सहमत थे। इन सब में सही में आभा को खुद ही भूल गई थी। फिर अब डॉक्टर आभा ने कहा, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं, बस खाने में हरी सब्जियों का सेवन करो, ज़्यादा खट्टे, तीखा या नमक का सेवन कम करें, फाइबर युक्त भोजन का ज़्यादा सेवन करें, कैल्शियम युक्त पदार्थ खाएं, और कुछ लगा तो मुझे फ़ोन कर लेना, और हाँ, मुझसे पूछे बिना कोई दवाई मत लेना। आभा को ये सब सुनकर थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। इतने दिनों में मन पर एक बोझ था, वो आज हल्का हो गया। दोनों की शंका का भी निवारण हो गया। आभा ने फिर पूछा, इसका मतलब कि मुझे कुछ नहीं हुआ है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर हंसने लगे। प्रसाद के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन प्रशांत, तुम्हें उसे समझने की ज़रूरत है। इस फेज़ में से निकलने के लिए उसे तुम्हारी ही ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी औरतों को कितना काम होता है, कम से कम हमें तो उन्हें समझ ही लेना चाहिए। रोज़ ऑफिस से आने के बाद टीवी के सामने बैठने की जगह अगर 1-2 चक्कर किचन में लगा लिया जाए तो उतनी ही मदद हो जाएगी। दोनों दोस्तों ने हाथ मिलाया और आभा और प्रशांत सकारात्मक सोच के साथ अब घर की तरफ बढ़े। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।